जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चलेगी। टेंशन नहीं लेना, समय नजदीक आ रहा है, कोई नहीं, मैं खड़ा हूं आपके लिए। ठीक है ना। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज देखेंगे। ठीक ना। देखो, अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं एक चीज कहूंगा, डू ज्वाइन अवर एसएफजी प्रोग्राम, है ना। वहां पे ज्वाइन करो एसएफजी, तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी मिलेगा, डेली टारगेट्स मिलेंगी जहां पे आपको कंप्लीट करनी है ना। अगर नहीं करते हो तो मैं आपसे पूछूंगा, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब समय आने पे करवानी है उस चीज में। और आपको कोई भी इशू है, डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आपके पास में इंस्टा हैंडल है, मेल है, आप कोई भी इशू है डू कनेक्ट विद मी। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड और जाके आपकी करेंसी एक्सचेंज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे ओपन इकोनॉमी, क्लोज। ओपन इकोनॉमी कहाँ पे देखो, अभी ओपन और क्लोज का फंडा समझते हैं। ये मान लीजिए सिंपल सी लैंग्वेज में करें, ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए क्लोज है ना, और ये क्या है, ओपन है। अब एक घर है, घर का ये दरवाजा अगर ये बंद है तो सिंपल से बंद है, आप इसके अंदर ही जो करोगे। अगर दरवाजा खुला हुआ है तो ये ओपन है ना। तो सिंपल ओपन क्लोज इकोनॉमी में क्या क्या डिफरेंस है भाई। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ओपन इकोनॉमी में जहां पे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, पूरी रिफॉर्म हो रखी है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, सब कुछ हो रही है। और क्लोज इकोनॉमी में क्या है, क्लोज इकोनॉमी में क्या है कि भैया सब कुछ बंद है। जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मतलब कि काफी ड्यूटी लगी हुई है, और इन्वेस्टमेंट पे ये है, डर रहे हैं कि भैया ऐसा होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट हम ये कर सकते हैं, अलाउ कर देंगे तो इससे हो सकती है कि क्या होगी कि मतलब हम जो है फिर से गुलाम बन जाए, हम जो है सीआई के पपेट बन जाए, है ना। चलो, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि कुछ नहीं भैया, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है आपके रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में, एक कंट्री का जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में, लेट्स सपोज इंडिया है, वहां पे जो रेसिडेंट है, जो नॉन रेसिडेंट है, उनके बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक साल में, उनकी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बैलेंस पेमेंट नथिंग बट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो कि मेड बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज 1 ईयर। अब ये जो है प्रिपेयर कौन करेगा, हर एक बैंक जो है, ईच बैंक ऑफ ईच सेंट्रल बैंक ऑफ मतलब की कंट्री जो है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये जो रिकॉर्ड तैयार करेंगी। और किस तरह से तैयार करेंगी, आईएमएफ, आईएमएफ क्या करेगी भैया, आपको फॉर्मेट दे रखी होगी, उस फॉर्मेट पे क्या करेगी हमारी आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है नाउ, अब होता क्या है कि मान लीजिए, लेट्स सपोज कीजिए एक, अगर मान लीजिए कि एक कंट्री है, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो क्रेडिटर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका वो क्या हो, सॉरी, अगर मान लीजिए कि ट्रेड हुआ, सरप्लस आया, तो भैया क्रेडिटर है। और मान लीजिए कंपनी जहां पे भैया क्या है कि मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्रेडिटर है, पैसे ले रहे हैं। और हम अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी जो इंपोर्ट कर रहा है तो भैया वो डेप्टर है। ठीक है, तो अगर एक कंट्री का जो क्रेडिट होगा, एक कंट्री का डेबिट जो होगा, वो क्रेडिट होगा दूसरे कंट्री के लिए। ना सपोज कीजिए ये आपका यूएसए है और ये इंडिया है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा वो इसका, अगर इंडिया यूएसए का जो जो क्रेडिट होगा, ये वो इंडिया के लिए डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया खरीद रही है और ये बेच रहा है, यही है। तो हमारी जो वर्ल्ड की जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट एक आपका करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। सेम आपका जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता था हमारी क्या बजट में ना, वैसे ही हमारी करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, बट इन डिफरेंट फॉर्मेट। अब ये करंट अकाउंट तो पता है, कैपिटल अकाउंट वो है जो भैया आपकी एसेट और लियाबिलिटी को क्रेडिट करता है। ठीक है ना, आप करंट अकाउंट में देखेंगे, अब विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल में भैया गुड्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। गुड्स क्या कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप कर रहे हो, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भैया आप क्रेडिटर हो, जब इंपोर्ट कर रहे हो तो भैया आप डेब्टर हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो ना। इनविजिबल, इनविजिबल में आपका एक सर्विस आ गया, इनकम आ गया, ट्रांसफर आ गया। अब सर्विस क्या, ट्रेड इन सर्विस, जैसे कि नॉन फैक्टर इनकम, है ना। अब फैक्टर नॉन फैक्टर, अब फैक्टर इनकम, फैक्टर प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इसके अलावा जो भी आपकी है सर्विसेज में, वो आपकी नॉन फैक्टर इनकम सर्विसेज में आ जाएगी। प्राइवेट ट्रांसफर में आपकी रेमिटेंस आ गया, डोनेशन आ गया, गिफ्ट आ गया। रेमिटेंस क्या भैया, मान लीजिए कि हमारे यहाँ के लोग, दे आर गोइंग टू गल्फ कंट्री एंड दे आर अर्निंग, है ना, जो पैसा वो कमा रहे हैं वो रेमिटेंस ही वहां से भेज रहे हैं। डोनेशन, सपोज कीजिए कि कोई कंपनी है, सॉरी कोई एनजीओ है, वो मदर टेरेसा फंड को डोनेट कर रही है, चाहे हमारी क्लाइमेटीज को लेके हो, चाहे पॉवर्टी को लेके हो, है ना, हेल्थ को लेके हो, तो वो। और गिफ्ट, है ना, कुछ गिफ्ट आपको मिला,
वो हमारी ये प्राइवेट ट्रांसफर में आ गई ना। और कैपिटल में, कैपिटल पता है कि भैया ये क्या कर रही है, आपकी एसेट और लिएबिलिटी क्रिएट कर रही है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट में आपका एफपीआई, एफडीआई, डिटेल में देखेंगे एफपीआई, एफडीआई। और जाके लोन में आपके सॉवरेन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया ना। उसके बाद बैंकिंग, एनआरआई अकाउंट। ठीक, चलो यहां तक क्लियर है ना। अब हम देखेंगे करंट अकाउंट में, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है भैया? तो कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड। एनसीईआरटी कहता है कि भैया जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा गुड का, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा गुड का, इसके डिफरेंसेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। नाउ चलो, अब जाके ये हो गया क्लियर कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, कोई भी डिफरेंस होगी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। नेट टर्म ऑफ ट्रेड एंटिटी क्या हो गया? अब मान लीजिए वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड, जो आपने एक्सपोर्ट किया, लेट्स सपोज कि आपने राइस एक्सपोर्ट किया, उसकी वैल्यू अपन में हम लोग वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। मान लीजिए कि आपने आपने लाइक आपने सोयाबीन इंपोर्ट किया है, तो ये आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बस मैं पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात किया, लेकिन यहां पे हम क्या देंगे? टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स अपन में वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। अगर मान लीजिए आपकी एंटिटी लेस देन 100 आती है, तो भैया ये क्या है कि हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। अगर हमारी एंटिटी ग्रेटर देन 100 आती है, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं देन इंपोर्ट। दैट विल बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर क्रेडिटर, हम पैसा ले रहे हैं। ठीक है ना। तब जाके ग्रोस बार्टर, ग्रोस टर्म ऑफ ट्रेड मतलब बार्टर में हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे हमारा क्या था? ऊपर में हम नेट टर्म ऑफ ट्रेड में क्या आते हैं? वैल्यू ऑफ जो एक्सपोर्ट गुड अपन में वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड। लेकिन यहाँ पे क्या? वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड अपन में वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्टेड गुड। राइट नाउ, ये फिजिकल क्वांटिटी में हम टर्म करते हैं, केजी में हो गया, ग्राम में हो गया, है ना। यहाँ पे वैल्यू नहीं, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में देख रहे हैं। नाउ अगर मान लीजिए आपकी जीटीटी लेस देन 100 है, सेम आपका क्या हो जाएगा भैया? हम लोग इंपोर्टर हैं, हम लोग लार्ज इंपोर्टर हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। अगर मान लीजिए हम लोग ग्रेटर देन जीटीटी हमारी ग्रेटर देन 100 है, तो हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। नाउ अब हम देखें टॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिफोर कोविड-19 से पहले जो चीज था। अब गुड्स में देखेंगे हम लोग जो टॉप इंपोर्टर है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, गल्फ कंट्री से, रशिया से ले रहे हैं। ठीक है, गोल्ड हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, प्रीसियस स्टोन इंपोर्ट करते हैं, कोल एंड कोक इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी जो होगी, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग पीसीएस स्टोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आयरन एंड स्टील मेटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और केमिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट नाउ अब जाके सर्विसेज में अगर बात करें, तो टॉप इंपोर्ट्स हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? एक तो बिजनेस सर्विसेज कर रहे हैं, ट्रैवल्स कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। और हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग जो है वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यूएसए में अगर 4 लाख में अगर एक वेबसाइट डेवलप होने वाली है, तो यहाँ पे इंडियन जो मार्केट है वो 40,000 में करके दे देगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर, बिजनेस सर्विसेज, ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्ट। नाउ इंपोर्ट सोर्स, ठीक है, टॉप इंपोर्ट सोर्सेज कहां से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? यूएसए से भैया इंपोर्ट करते हैं, बिजनेसेस वगैरह हो गया। हम लोग यूएई से क्या कर रहे हैं भैया? आपकी पेट्रोलियम, पेट्रोल्स वगैरह ये कर रहे हैं, पेट्रोलियम। नेदरलैंड से हम लोग लग्जरी गुड्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का, ठीक है, टॉप एक्सपोर्ट चाइना में, यूएई में हम लोग गोल्ड, क्रूड ऑयल। ठीक है, उसके बाद हमारी जो टॉप थर्ड क्या है? यूएसए है टॉप डेस्टिनेशन, जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जाके ट्रेड डेफिसिट हमारे किस किस के साथ में है ना? चाइना के साथ में हमारी ट्रेड डेफिसिट है। क्यों? क्योंकि चाइना की जो मार्केट है भैया, वहां पे चीप इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे है, तो वहां से हम एक्सपोर्ट करें खिलौने। अब हम एंटी डंपिंग और जाके काउंटर पेरिंग ड्यूटी भी पढ़ेंगे लास्ट में, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। स्विट्जरलैंड से हम लोग क्या करें? गोल्ड लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी उनके साथ में ट्रेड डेफिसिट है। अब वो स्विट्जरलैंड में क्या देंगे जब ऑलरेडी वो एडवांस है, ऑलरेडी उनके पास में है चीजें। मिडिल ईस्टर्न नेशन से हम क्या कर रहे हैं भैया? ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। साउथ कोरिया से मोबाइल, टीवी, सैमसंग फोन, है ना। नाउ अब जाके हम लोग जो ट्रेड सरप्लस किसके साथ में है? यूएसए के साथ में है, जहां पे यूएसए से क्या हम लोग ले रहे हैं? केमिकल ले रहे हैं, टेक्सटाइल ले रहे हैं, सॉरी दे रहे हैं, मतलब कि ये सरप्लस है हमारी। ब्रिटेन ब्रिटेन
नीदरलैंड और टर्की के साथ में। इनके साथ में हमारी ट्रेड सरप्लस क्यों है? क्योंकि वी आर एक्सपोर्टिंग टी हो गया, स्पाइसेस हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, है ना। बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ पे हम लोग फूड हो गया, मशीनरी आइटम्स हो गया, यहाँ पे उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएसए में हम लोग केमिकल्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, ब्रिटेन, नेदरलैंड, टर्की में हम लोग टी और स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल ज्यादा ये करते हैं सरप्लस में, और नेपाल नेपाल और आपकी बांग्लादेश में फूड एंड मशीनरी आइटम्स ना। अगर हम देखेंगे कि भैया जो टॉप हमारी ट्रेडिंग पार्टनर है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, तो आपकी यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया एंड हांगकांग। तो यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी अरबिया एंड हांगकांग, ये हमारी टॉप पार्टनर्स है, ट्रेडिंग पार्टनर्स है ना। अब हम देखेंगे भैया, अब आ गई चीजें, कॉन्सेप्ट वाली चीजें, अब यहां से समझने वाली चीज, यहां तक हो गया फैक्चुअल, अब समझने वाली चीजें। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट में भैया सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अभी हमने जो देखा वो करंट अकाउंट का देखा। अब ना करंट अकाउंट में जो भी चीजें छूट गई है मैं उसको करवा दूं, टेंशन मत लो। अभी मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स है, उसी हिसाब से करेंगे अपन। यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग एफडीआई, एफपीआई देखेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब एफपीआई, अब भैया एफपीआई क्या है कि यहाँ पे अप टू 10% जो है, जो इन्वेस्टेड है यहाँ पे अप टू 10% इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे आर नॉट कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट वगैरह थिंग्स, ठीक है। ये जो है फॉरेन एंटिटी है जो आपके सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं, ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट देम इन शेयर मार्केट थिंग्स। वहां पे ये क्या करते हैं, सेबी के साथ में रजिस्टर्ड करते हैं, और ये जो है अप टू 10% इक्विटी शेयर जो है इंडियन कंपनी में ये कर सकते हैं ना। सम एग्जांपल के तौर पे जॉन विक है, ठीक है, ये तो है भैया अमेरिका में, है ना। अब ये क्या है कि चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में आए और जाके क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो ये एफपीआई बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, ही विल कम ये कंपनी यहाँ पे ये सेबी के साथ में रजिस्टर्ड करेंगे, और ये क्या कर सकते हैं, 10% जो है कोई भी कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शेयर्स वगैरह जो है ले सकते हैं। नाउ पहले इनको क्या किया जाता था, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जाके क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर बोला जाता था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 2013 में सेबी क्या करती है, एफआईआई को और क्यूएफआई को दोनों को मर्ज करके कहती है कि भैया अब हम उसको सिंगल कैटेगरी में डाल देंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों की, किसके रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ होम, एएम चंद्रशेखर कमेटी। ये याद रखोगे कमेटी की, एएन चंद्रशेखर कमेटी के रिकमेंडेशंस पे एफआईआई और क्यूएफआई को दोनों को मर्ज करके 2013 में सेबी ने एफपीआई बना दिया, ठीक है। अब इनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि भैया अब जाहिर सी बात है, अगर वो आ रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर क्यों आप इन्वेस्ट करोगे, नाउ यू आर स्टडिंग, वाई यू आर गिविंग 10 आवर 15 आवर है, कभी 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग हॉलीडेज, आप जा नहीं रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो, शादी घर में हो रही है वहां नहीं जा रहे हो, है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया कि क्यों आपकी प्राइमरी, क्योंकि भैया आपको सिविल सर्विसेज निकालनी है, एग्जाम क्लियर करनी है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका था कि पैसे बनाएंगे, कैसे पैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए ये खरीदेंगे बेचेंगे किसको, शेयर्स को, थ्रू कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि भैया जॉन विक है, जॉन विक क्या कि आए जीरोधा का शेयर खरीद लिए, अब यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ये बेच के निकल लेंगे, है ना। तो ये बेच खरीद रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। नाउ अब ये क्या करते हैं, अब समझ लीजिए कि दे इवन हेल्प द सेबी नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर टू इशू देम पार्टिसिपेटरी नोट। अब यहाँ पे जॉन विक के पास में जॉन विक रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए जॉन सीना, है ना, ही इज नॉट रजिस्टर्ड, तो ये क्या कहेंगे, देखो भैया तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, ओके, अच्छा तुमको इन्वेस्ट करना, वी आर फ्रेंड ब्रो, दोस्त है हम लोग। तो ही विल कम एंड ही विल आस्क, ठीक है, जॉन सीना विल आस्क हिम कि भाई ऐसा है कि आई एम नॉट रजिस्टर्ड, यू डू वन थिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, यू जस्ट बाय दिस शेयर, एंड वो क्या करेंगे, ठीक है, जॉन भी क्या करेंगे, जॉन सीना को दे देंगे क्या भाई, तो पार्टिसिपेटरी नोट दे देंगे, ठीक है। लो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अच्छा मेरे को बताओगे पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होती है, कमेंट करो, और आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन दैट दिस प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स 2026, है ना। मैं चाहता हूं कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन आप लोगों के अंदर हो, हर एक लेक्चर में मैं चाहूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, तो इनको दे दिया जाएगा। अब जो हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ये इन्वॉल्व नहीं होते एक्चुअली ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ कोई भी कंपनी में, ठीक है, कोई भी बिजनेस पॉलिसी में मेकिंग ऑफ कंपनी। मान लीजिए कि अगर XYZ कंपनी है, अब मैंने वहां का मैं एफपीआई हूं, मैं वहां पे जाके 10% शेयर ले लिया, आई विल नॉट
इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट और जाके आपके क्या बोलते हैं एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। मैं इन सब चीजों से बाहर रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं इन चीजों में, ठीक है। अब एफपीआई क्या होता है कि भैया ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा, अब यूएसए में ही उसको बेटर रिटर्न मिल रहा है कि भैया यूएसए डॉलर में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वहां पे ऐसा सीन हो रहा, चले जाएंगे वहां पे। तो इससे क्या होगा कि वो क्या करेंगे, अगर उनको लगेगा भैया यूएसए का जो बॉन्ड है, शेयर मार्केट है, वहां पे मेरे को रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पे पैसे सिक्योरिटी को बेच देंगे और यहाँ से उछल जाएंगे। ये जो ये जो आपकी जो फ्लाइट होती है सच मनी को, इसको हम लोग हॉट मनी कहते हैं। क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि जॉन विक ने इन्वेस्ट कर रखा था यहाँ पे, जॉन विक इन्वेस्टेड इन हियर, ठीक है, जीरोधा में। नाउ सपोज कीजिए कि एबीसी कंपनी है अमेरिका में, अब यहाँ पे इनको लग रहा है कि यहाँ पे इनको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, 10% इनको प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे लग रहा है कि भाई 20% प्रॉफिट मिलेगा। अब ये क्या करेंगे, बेच के तुरंत निकल जाएंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ जो पैसा जो बेच रहे हैं तो पैसा भी लेके जा रहे हैं ना, पैसा लेके जा रहे हैं। एक तो हमारी शेयर मार्केट क्या करेगी, डाउन जाएगी, ठीक, यहाँ पे हमारी नुकसान होगी, और ये जहाँ के पैसा लेके जाएंगे तो हमारी यहाँ से मनी की फ्लो हो रही है यूएसए में। अब यही जो फ्लो हो रही है मनी की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट मनी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसको हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी सिंपल सी बात क्या है भाई साहब, जब आपकी मान लीजिए जॉन विक है, अब इन्होंने जीरोधा में इन्वेस्ट कर रखा है, एंड अब होता क्या है कि एबीसी कंपनी अमेरिका में, इनको लगता है कि वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलना है, यहाँ पे पता है कि भैया यहाँ पे 10% जो है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अब लेकिन यूएसए में हमको 20% प्रॉफिट होना है। अब ये जल्दी से यहाँ की शेयर को बेच देंगे, और बेच के ये पैसा जो चली जा रही है यूएसए को, ये सच फ्लाइट ऑफ मनी हम लोग क्या कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। क्लियर है भैया, हॉट मनी किसको कहते हैं, यही हमारी क्या हो गई, हॉट मनी हो गई। चलो चलो, ये अब इससे क्या हो जाएगा, हमारी इंडियन रूपी वीक हो जाएगी और हमारी सेंसेक्स जो है गिरेगी। अब हम देखेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है एक्चुअली में 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। एफडीआई में क्या होता है, 10% से ज्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट और बिजनेस की जो आप इन्वॉल्व होती है डे टू डे ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में, बिजनेस की कंपनी में। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में क्या हुआ, वॉलमार्ट ने क्या करा, फ्लिपकार्ट का 77% शेयर खरीद लिया, उनकी मैनेजमेंट देखने लगी, ऑपरेशनल वर्क देखने लगी, राइट ना। एफडीआई जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ किस में हमारे पास में एफडीआई, तो कंप्यूटर साइंस और हार्डवेयर में, ठीक है, ये सेक्टर वाइज हो गया। और कंट्री वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारी एफडीआई कहाँ से आती है, सिंगापुर से आती है। याद रखोगे सबसे ज्यादा हमारी किस में है, हार्डवेयर, सॉरी कंप्यूटर साइंस और हार्डवेयर में है, और जाके कंट्री वाइज देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ से आती है हमारी, तो सिंगापुर से आती है। इज दिस क्लियर नाउ। अब कहाँ कहाँ पे प्रोवाइडेड, अब सोचो कि अगर हम लोग हर जगह दे दिए कि भैया तुम हर जगह करो, तो ऐसा हो जाएगा ना कि दे विल बी कंट्रोलिंग इट। अगर मान लीजिए हम डिफेंस में देते हैं एफडीआई कि भैया डिफेंस में तुम मन चाह कर लो, तो अगर एटॉमिक एनर्जी में दे दिए तो भैया वो अपने हिसाब से करेंगे ना, हमारी चीजें डेवलप नहीं होने देंगे, है ना, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। आईएसएसआई और देखिए सीआईए मिलके क्या करेगी, एक एक्स वाई जेड इन्वेस्टर को पैदा ही करते कि भैया तुम खड़ा हो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम जाओ इसमें इन्वेस्ट करो और इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दो। दैट विल बी नॉट गुड फॉर अस, नॉट गुड फॉर आवर सिक्योरिटी, है ना। तो हम लोग प्रोविडेड कर रखे हैं कहाँ पे, जैसे एटॉमिक एनर्जी में, तंबाकू प्रोडक्शन में। अगर तंबाकू प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं करे, सॉरी इन्वेस्ट नहीं करे, वो आके मैनेजमेंट संभाल लेंगे, मैनेजमेंट जब संभालेंगे बोलेंगे और सस्ते में प्रोडक्ट करो, सस्ते में दो, लोगों को बिगाड़ो, लोग को नशे की आदि बना दो, गुलाम बना, फार्म हाउसेज में, रेलवे ऑपरेशन में, ठीक है, मतलब मेट्रो मेट्रो जो है, एक्सेप्ट मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को छोड़ के बाकी जो है रेलवे ऑपरेशन में आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो जो एफडीआई वाले हैं आ सकते हैं। चिट फंड में भी आपकी क्या है, प्रोविटेड है, निधि कंपनी में प्रोविटेड है, गैम्बलिंग में प्रोविटेड है, कैसिनो में, लॉटरी में प्रोविटेड है। अब एफडीआई परमिटेड जो है, एक आपका ऑटोमेटेड रूट हो गया, दूसरा गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटेड रूट वैसा हो गया जहां पे इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बोल रखे भैया आप आके कर लो, ठीक है। और गवर्नमेंट रूट में क्या हो गया, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले जो है आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, ऊपर से रेस्पेक्टिव आपकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, प्लस में आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री। अगर मान लीजिए कि लेट्स सपोज कीजिए कि एटॉमिक अगर मान लीजिए मैं स्पेस में अगर रेस्ट्रिक्टेड है, स्पेस एंड टेक में अगर है ना, तो मुझे क्या, एक तो कॉमर्स मिनिस्ट्री से और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी, दोनों की परमिशन लेने के बाद ही मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट नाउ। अब जाके भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ई कॉमर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ई कॉमर्स। अब यहाँ पे ई कॉमर्स क्या, सिंपल से भाई एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स नथिंग बट एक प्लेटफॉर्म। मान लीजिए फ्लिपकार्ट ही ये प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, खरीद बिक्री कर रहे हो। ये क्या कर रहा है कि मतलब एक कंज्यूमर को और जाके एक
सेलर को, दोनों को क्या कर रहा है कि कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइंग और सेलिंग गुड और सर्विसेज ओवर द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे हो गया, यही आपके ई कॉमर्स होगी, ठीक है। अब ई कॉमर्स जो होता है भाई साहब आपके दो टाइप के होते हैं, एक इन्वेंटरी बेस्ड होते हैं ई कॉमर्स होते हैं, और दूसरा आपकी जो होते हैं आपकी मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स होते हैं। आपकी इन्वेंटरी बेस्ड होते हैं, यहाँ पे आपकी एफडीआई परमिटेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एफडीआई परमिटेड नहीं है। अब इन्वेंटरी बेस्ड होता क्या है, ये जो कंपनी क्या करती है, खुद की गुड और सर्विसेज जो है आप कस्टमर को डायरेक्टली सेल करती है। नाउ सपोज कीजिए इन्वेंटरी बेस्ड में क्या है, नाउ सपोज कीजिए इन्वेंटरी बेस्ड ई कॉमर्स क्या है। नाउ सपोज कीजिए कि लेट सपोज कीजिए एक्स वाई जेड कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है आपको, हाँ, फर्नीचर्स बेचती है। अब ये जो फर्नीचर्स है ये कहीं और नहीं बेचती, ये क्या करती है खुद की प्लेटफॉर्म बनाई हुई है और वहीं से बेचती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्वेंट्री से, जहां पे सर्विसेज भी खुद दे रही है और प्रोडक्ट भी उन्हीं का है, ठीक है, ये इन्वेंट्री बेस्ड हो गया। और मार्केट प्लेस बेस्ड एक आपका होता है मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स, दूसरा क्या आपका भाई साहब, तो मार्केट प्लेस बेस्ड ई कॉमर्स बेस्ड ई कॉमर्स। यहां पे क्या होगा कि कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी सिर्फ क्या करेगी आपको एक सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, बाकी जो गुड्स है, यहाँ पे जो गुड्स वगैरह है ये आउटसोर्स होगी, आउटसोर्स इन द सेंस की इन्वेंट्री जो होगी दैट विल बी मैनेज बाय डिफरेंट पर्सन। आप एक दुकानदार वहां पे मैनेज कर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है कि ये दे आर जस्ट गिविंग द प्लेटफॉर्म, दे आर गिविंग जस्ट प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, है ना, बाकी यहाँ पे सेलर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं। अमेजन जो है उनकी अपनी सेलर्स नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, चलो, तो यही हो गया आपका ये नाउ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपकी इन्वेंट्री वाले में जो है, इन्वेंट्री में वाले में एफडीआई भैया प्रोविडेड है, लेकिन यहाँ पे आपकी एफडीआई है मार्केट प्लेस में, ठीक है, 100% अलाउड है मार्केट प्लेस में ना। कैपिटल डेप्थ में देखेंगे, कैपिटल में आपकी डेप्थ आ जाते हैं, डेप्थ में भैया आपकी लोन एंड नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट, मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग जो होगा, वो एक्सटर्नल बोरोइंग आप देखो, आपको क्या लगता है एक्सटर्नल बोरोइंग सबसे ज्यादा कहाँ होगा, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, सबसे ज्यादा भैया गवर्नमेंट सेक्टर बोरोइंग है, देन गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो मेजोरिटी जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो कहाँ पे है, किससे है, तो भैया सबसे ज्यादा आपकी यूएस डॉलर में है, फिर रूपी में है, फिर आईएमएफ एसडीआर में है, ठीक है, उसके बाद येन यूरो पौंड स्टर्लिंग में, ये सबसे ज्यादा, ये याद रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखोगे। तो हम देखेंगे एक्सटर्नल बोरोइंग में से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग है, देन गवर्नमेंट सेक्टर ना। फर्दर अगर हम मेजोरिटी ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट देखेंगे तो किसमें भैया, यूएस डॉलर में, फिर रूपी में, फिर आईएमएफ एसडीआर में है, फिर येन यूरो आपकी पौंड स्टर्लिंग में है। अब नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट क्या करता है, बैंक में करता है, नेट बैलेंस जो कैपिटल ये क्या है अभी हमारा कितना है, ठीक है, इतना है, तो मतलब ये समझ लो कि हम पॉजिटिव में चल रहे हैं, जो हमारी नेट बैलेंस कैपिटल अकाउंट है वही हम किस में चल रहे हैं, पॉजिटिव में चल रहे हैं, वी आर नॉट इन नेगेटिव, ये हर साल चेंज होता ही रहता है ना। अब कैपिटल अकाउंट में मिसलिनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक हमारा होता है भैया नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन में क्या होता है कि भैया आपकी जो वैल्यू ऑफ ओवरसीज एसेट ऑन बाय होम बाय नेशन हो गया, और वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक एसेट ऑन बाय होम फॉरेनर हो गया, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया के लोग वहां पे जाके ये कर रखे हैं, ठीक है, वहां हमारे जो इंडिया के लोग यूएसए में अपनी एसेट बना रखे हैं, और यूएसए का लोग जो हमारे इंडिया में ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। अब ना समझो, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, इसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात में जो इंडिया के लोग यूएसए में गए हैं, दे इन्वेस्टेड देयर, माइनस में यूएसए पर्सन इन्वेस्टेड इन इंडिया, ये कर देंगे जो एसेट ले रखे हैं ना। एग्जांपल के तौर पे रतन टाटा ने अगर यूएसए में प्लॉट ले रखा है, माइनस कर देंगे हम लोग किससे, कि हमारी यूएसए का जॉन विक ने प्लॉट ले रखा है आपकी क्या बोलते हैं इंडिया में, तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, नेट इंटरनेशनल, ठीक है, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन निकल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एनआईपी हमारी पॉजिटिव होती है तो क्रेडिटर नेशन है, अगर निगेटिव होती है तो भैया हम क्या है आपके डेप्टर नेशन है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो भैया क्या हम क्रेडिटर नेशन है, अगर निगेटिव है तो हम डेप्टर नेशन है। यूएसए सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपकी क्या है भैया, निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव एनआईपी है, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग बाहर से हैं, प्रवासी हैं, ठीक है। चलो, इंडिया जो है 8 नंबर पे है। अब डेप्थ ओवरहैंग क्या होता है, अब होता क्या कि मानिए कि वहां पे डेप्थ ओवरहैंग होता क्या है, ये होता है कि हाई डेप्थ है, ऑलरेडी आपके पास में डेप्थ इतना ज्यादा है कि जितनी भी नई इनकम आ रही है, जितनी भी नई मनी बन रही है, वो सारी किस में चल जा रही है, जो पहले आपने
लोन ले रखा था, डेप्थ ले रखा था, उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट में, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ओवरहैंग। जब ऑलरेडी आपकी हाई डेप्थ है, ये हाई डेप्थ क्यों होती है, डेप्थ ओवरहैंग में क्या हो रहा है ना, सपोज कीजिए पाकिस्तान ने, है ना सपोज कीजिए पाकिस्तान की ऑलरेडी क्या है कि डेप्थ है, ऑलरेडी कर्ज में है, अब जाके वो दिस बिकॉज ऑफ कर्ज, अब जो है नया मनी, जो भी न्यू मनी जो भी आ रहा है, वो सारी क्या हो जा रही है, ये डेप्थ की इंस्टॉलमेंट को पे करने में चले जा रही है ना। तो ये सारी मनी किस में चले जा रही है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट, आपकी पुरानी डेप्थ की इंस्टॉलमेंट पे करने में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ ओवरहैंग। ठीक है जी। नाउ दिस इज आपकी डेप्थ ओवरहैंग, इस फिनोमेना को ये क्या करती है, आपकी डिस्ट्रॉय कर देती है मोटिवेशन, डिस्ट्रॉय करती है आपकी क्या बोलते हैं, इंथुजियाज्म को डिस्ट्रॉय करती है, आपकी हार्ड वर्क को, लोग कहेंगे नहीं भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, अब इतना करने का क्या मतलब है जब हम कर्ज में करने चल रहे हैं। हमारी क्या करती है, लोन डिफॉल्ट होने की चांसेस को और इंक्रीज कर देती है। अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को सम अप करें तो करंट अकाउंट जो है -$67 बिलियन हो गया, आपकी कैपिटल अकाउंट इतना हो गया, एरर एंड ओमिशन -$0.1 बिलियन हो गया, और ये सारे डॉलर में, ठीक है, याद रखोगे, ये प्लस में आपकी 14 बिलियन हो गया ओवरऑल बैलेंस में, ओवरऑल रिजर्व जो इतना हो गया, और नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी क्या है, जीरो हो गई। ठीक है ना, अब ये याद रखोगे, ये जो करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट से प्लस हो गया, एरर ओमिशन हो गया, ओवरऑल बैलेंस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जहां पे भैया बिना किसी चीज के मतलब कि आप जो ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट का, यहाँ पे आरबीआई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पे जो है लाइक ओवरऑल रिजर्व ट्रांजेक्शन और मॉनेटरी मूवमेंट इन आरबीआई फॉरेक्स हो गया। ठीक है, ये जो है आपकी यहाँ पे आपकी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहेंगे, यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, विल नॉट डू इट, आरबीआई विल डू इट, ये अपने इस पे करेगी बेस्ड ऑन द, ठीक है, वी हैव सरप्लस और डिफिसिट, हमारे पास में सरप्लस है, डिफिसिट है, क्या है नहीं है, उस हिसाब से क्या करेगी, रिजर्व ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पे देखेगी मॉनेटरी, और इसकी जो आपकी फॉरेक्स की मूवमेंट देखेगी। ठीक है, नाउ अब स्टेलाइजेशन, अब सपोज कीजिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारी क्या है कि हाँ, तो हमको नेट पेमेंट जीरो चाहिए, अब नेट पेमेंट जीरो चाहिए तो हम क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगी, रुपी जो है बेचेगी, किस लिए बेचेगी, कि ताकि भैया हम क्या करें, डॉलर को खरीदे, डॉलर को जब खरीदेंगे, रुपी को हम बेच रहे हैं, डॉलर को खरीदेंगे, इससे क्या होगा, हमारी मनी सप्लाई इंडियन मार्केट में बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई हमारी इंडियन मार्केट में हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा कि भैया हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, है ना। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगी तो क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया उतनी जितनी मनी है, परचेजिंग पावर बढ़ गई आपकी, लेकिन आपकी जो सप्लाई थी इनसफिशियंट गुड है, गुड्स जो है हमारी इनसफिशियंट है, गुड्स हमारी क्या है, इनसफिशियंट है फॉर परचेज, इसलिए आरबीआई क्या करेगा, जो एक्सेस करेंसी है, जो पैसा है, उसको तो भैया एब्जॉर्ब करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन लाएगी, जिसमें वो करेंगे, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को बेच देंगे ताकि वो पैसा को वापस ले ले, इसी प्रोसेस को हम लोग स्टेलाइजेशन कहते हैं ना। समझते हमें एग्जाम्पल के तौर पे नेट पेमेंट हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, अब आरबीआई क्या करेगी, रुपी को बेच देगी ताकि वो क्या कर सके, डॉलर को खरीद सके। अब इससे क्या होगा, मार्केट में आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी गुड एंड सर्विसेज है नहीं। अब इसको कोप अप करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन लेके आएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा भाई साहब, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगी ताकि जो आपके पास में सरप्लस पैसा है, मनी सप्लाई, उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्टेलाइजेशन। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर नाउ। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट 1991। अब होता क्या है कि अभी जो है हमारी एक्चुअली जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, यूजली है करंट अकाउंट डिफिसिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया हम लोग क्रूड ऑयल जो है ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं, हमारे पास है क्या, नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि देर इज सफिशियंट है हमारी कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि एफडीआई एफपीआई वगैरह है हमारे पास में, ऑलमोस्ट है, अच्छा खासा है। तो अब ये जो है काउंटर करके जो है हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट की डेफिसिट को काउंटर करते हैं। लेकिन 1991 से पहले क्या था कि हमको पता कि भाई हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, ओपन इकोनॉमी थी नहीं, तो बहुत सारे सेक्टर जो थे नेशनलाइज थे, उससे क्या होता था, मिसमैनेजमेंट होता था, जिससे हमारी इफिशियंसी थी, ठीक है, मैनेजमेंट में। क्यों, क्योंकि भैया इंस्पेक्टर राज था, ठीक है, लाइसेंस राज था, कोटा लाइसेंस राज था। उससे क्या होता था कि भैया जिनके पर्टिकुलर लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस है नहीं, बहुत कम लोगों के पास लाइसेंस है, इससे क्या कंपटीशन डिक्रीज हो जाता था। अब इनोवेशन इससे डिक्रीज हुआ, ये आपकी लो एक्सपोर्ट होने लग गई। अब पॉलिसी मेकर क्या किए, ठीक है ना, पॉलिसी मेकर जो थे वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे हमारी एफडीआई एफपीआई को। ठीक है, डर लगता था उनको कि भैया हम कहीं यूएसए क्या बोलते हैं, आपकी यूएसए का जो सीआई है का जो इनविजिबल हैंड ना आ जाए हमारे इंडियन अफेयर में, कि भैया वो कंट्रोल करने लग जाएंगे। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि मतलब उनको एक फियर था कि जैसे ब्रिटिशर्स कैसे आए,
वो आए पहले ट्रेड करने से, ट्रेड करने के लिए आए, फिर हमको गुलाम बना लिए। वी आर फियर ऑफ दैट थिंग कि भैया अगर ऐसा सीन रहा तो फिर से वैसे चीजें हो जाएंगी, राइट ना। उसके बाद जाके ठीक है, तो फिर स्वदेशी इंडस्ट्री विल बी हार्म, कि भैया अगर वो आते हैं तो हमारी जो अपने लोग हैं, जनता है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये हमें डर था। इससे क्या हुआ कि भैया हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, हमारे पास में ज्यादा सरप्लस था नहीं कि हम अपनी कैपिटल अकाउंट में कि हम काउंटर कर सके किसको, करंट अकाउंट डेफिसिट को। तो आरबीआई क्या करता, आरबीआई के पास में ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं था कि उससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया जाए। तो हम लोगों ने क्या करा, जो हमारी जो गोल्ड थी, हमने आईएमएफ को प्लेस किया ताकि डॉलर हम लोग कर्ज उधार ले सके। तो आईएमएफ इंपोज करती सर्टेन कंडीशन की देखो भैया आपको एलपीजी रिफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। फिर जाके हम लोगों ने उनकी बात मानी और हमने ये करा। अब जाके देखेंगे डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्यों है, अब कुछ फैक्टर ऐसे डेवलपमेंटल इक्विलिब्रियम। अब जो पुअर नेशंस होता है वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्यों, ठीक है, जब ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो क्योंकि उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी होती नहीं है, गरीब है, वो क्या एक्सपोर्ट कर, क्या 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 बनाएंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, तो ज्यादा उनकी क्या होती है, इंपोर्ट होती है। इससे एडवर्स हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है। ऊपर से क्या, सेकुलर और लॉन्ग टर्म डिसइक्विलिब्रियम। अब नई कंट्री है, अभी अभी नया नया कंट्री बना है। एक्चुअली जब न्यू बर्न नेशन होता है वो यूजुअली क्या होता है, गरीब होता है, बैकवर्डेड होता है, इसलिए वो ज्यादा इंपोर्ट करता है देन एक्सपोर्ट। उनके पास में ज्यादा पैसा है नहीं कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा सके, उनके पास में ज्यादा पैसा है नहीं कि वो क्या कर सके, आपको फैक्ट्रीज बना के वो एक्सपोर्ट माल तैयार कर सके। कंज्यूमरिज्म एंड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। अब रिच पीपल क्या करते हैं, ट्राई करेंगे कि भैया वो कॉपी करने का किसको, वेस्टर्न कल्चर को, लाइफस्टाइल, इससे इंपोर्ट ज्यादा होगा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी देखो ना कि मतलब कि लोग आईफोन पे आईफोन खरीद रहे हैं, है ना, वो कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को। तो उस हिसाब से अब आपके दोस्त ने आईफोन लिया, आप भी सोचो कि आईफोन ले, सेम सिनेरियो चल रहा है। और उसके बाद स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए अगर ट्रांसपोर्ट जाके इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी अगर पुअर है तो हमारी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होगी। जब टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होगी तो हम एक्सपोर्ट जो हमारी इंप्रूव नहीं होगी, एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं होगी तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आएगी, हम इंपोर्ट ज्यादा करते रह जाएंगे। नाउ साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम, मान दो कंट्री है ना, वो सेम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से, सेम फेजेस से जा रहे हैं, ठीक है, दे आर पासिंग, वो क्या, दो कंपनी, दो कंट्री है, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फेजेस से जा रहे हैं, एक बूम और स्लो डाउन से जा रहा है, एक मतलब हाई से जा रहा है। तो इसमें जो मिसमैच होगी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और एफडीआई वगैरह में होगा, इससे भी हमारी क्या होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगी। अब आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व, नाउ वी विल सी आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई का जो रिजर्व कंपोनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम साइज में देखेंगे। अब जो फॉरेन करेंसी एसेट है, जैसे फॉरेन करेंसी हो गया, फॉरेन करेंसी एसेट, हम लोग फॉरेन करेंसी जो रख रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड ऑफ फॉरेन कंट्रीज का रख रखे हैं, ये फर्स्ट नंबर पे। दूसरा में हमारे पास में गोल्ड हो गया, तीसरा में रिवर ट्रांसिस पोजीशन हो गया जिसको हम लोग गोल्ड ट्रांसिस भी कहते हैं, चौथा में हमारा स्पेशल ड्राइविंग राइट हो गया आईएमएफ के द्वारा, है ना। जो लार्जेस्ट फॉरेक्स है, सबसे ज्यादा आपका चाइना के पास में, दूसरा आपका जापान के पास में, तीसरा आपका स्विट्जरलैंड के पास में, उसके बाद 6th नंबर पे इंडिया आती है। और यूएसए जो है भाई साहब टॉप 10 में भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताओगे व्हाई यूएसए इज नॉट इन टॉप 10 इन क्या बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व में, क्यों नहीं यूएसए, आई वांट दिस आंसर। अब भैया सिग्निफिकेंस क्या फॉरेक्स रिजर्व को रखने से, अब ये क्या होगा, हम एक तो क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं हमारी जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उसको हम लोग स्टेबल रख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम लोग अगर एक्सटर्नल कोई शॉक आ रहा है, डॉलर महंगा हो गया, ये हो गया, कुछ और बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हुआ, तो हम उसको उस शॉक से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, निकल सकते हैं, हम आराम से चल सकते हैं भैया, ठीक है। अब मानो कि आप एग्जाम्पल लेके चलो, आपने क्या करा कि आपने 10 घंटे का पढ़ने का रखा था, आपने संडे को रिजर्व रखा, है ना, मतलब सैटरडे संडे को आपने रिजर्व रखा, बीच में आपकी तबीयत खराब होगी तो आप संडे सैटरडे को कवर कर लोगे, ठीक है, तो वो शॉक आप एब्जॉर्ब, आपको पता है कि ठीक है भाई मेरा वो एक दिन जो है ना मेरे पास में रिजर्व, आई विल बी डूइंग दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा इन सिचुएशन जब हमारी फॉरेन लोन जो है ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, हमारे पास में अनेबल होगी, है ना। करेंसी एक्सचेंज रेट देखेंगे। अब भैया करेंसी एक्सचेंज रेट देखो, अगर हमारी रूपी वीक होती है, ठीक है, तो डॉलर स्ट्रांग होगी। मतलब क्या हो गया भाई, अगर रूपी, सपोज कीजिए, इफ आई एम गेटिंग ए डॉलर, राइट, हम क्या है कि हमारे पास में है ना ये डॉलर है, तो अगर एक एक डॉलर 40 रुपए का आता था और जाके फिर वही डॉलर जो है, एक डॉलर हमारे पास में 80 रुपए का आने लगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रूपी वीक हो गई। दिस इज गुड फॉर होम, फॉर एक्सपोर्टर। जब हमारी रूपी वीक होती है तो ये किसके लिए अच्छा है, एक्सपोर्टर के लिए। क्यों, क्योंकि भैया उनको ज्यादा पैसा मिलेगा,
ठीक है, लेकिन इंपोर्टर के लिए सही नहीं है क्योंकि उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे, राइट नाउ सॉरी, चलो अब अगर मान लीजिए हमारी रूपी वीक है ना, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो ये हमारी एक्सपोर्टर जो है खुश हो जाएंगे, इंपोर्टर भैया सेट हो जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब हमको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ा। अगर हमारी रूपी स्ट्रांग हो गई तो भैया एक्सपोर्टर के लिए अच्छा नहीं है, इंपोर्टर के लिए ज्यादा खुशी होगी इंपोर्टर्स को। अब जो प्राइस है ऑफ करेंसी इन द टर्म ऑफ करेंसी, ठीक है, अब जब प्राइस, अब मान लीजिए कि जो प्राइस है करेंसी की इन द टर्म ऑफ अदर करेंसी, उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट कहते हैं, है ना। जो डॉलर की जो प्राइस है वो क्या बोलते हैं इन टर्म ऑफ आपकी रुपी में, तो उसी को हम लोग करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब उसको हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्यों? क्यों भैया ये जो है आपकी इन्फ्लेशन को या परचेजिंग पावर को रिस्पेक्टिव कंट्री की कंसिडर में नहीं लेता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। एक्सचेंज रेट को हम लोग वी यूजली से नॉमिनल एक्सचेंज रेट, क्यों? वी आर नॉट काउंटिंग द परचेजिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और द इन्फ्लेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, राइट। नाउ ये जो होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है, डीलर्स यहाँ पे क्या होता है, दे आर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डीलर्स होते हैं, जिनको हम लोग ऑथराइज फॉरेक्स डीलर कहते हैं। दे हैव रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर फेमा, ये आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड होते हैं, किसके अंदर, फेमा के साथ में। करेंसी ट्रांजेक्शन जो सर्विस होती है सब्जेक्ट टू जीएसटी हो गया, अब जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि पार्शियल अमाउंट पे होता है, सारे अमाउंट पे नहीं होता। मान लो 10 लाख या 1 लाख है, उस पर 10%, मतलब 1,000 पे आपकी जीएसटी लग रही है, जो भी 18%, 28% जो भी ये चीजें चल रही है, ठीक है ना। अब तो 28% गया, 5 और 18% है ना। इकोनॉमिस्ट आपकी जॉन टॉबिन ने कहा था कि भैया एक टॉबिन टेस्ट लगाना है, कि ताकि हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको डिस्करेज, जो हमारी जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है, जो लोग ऐसे वैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने इसके लिए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, तो उस पर, लेकिन हम लोग बहुत सारे फॉरेन कंट्री जो है टोबिन टैक्स लगाते हैं, बट वी आर टेकिंग जीएसटी, ठीक है नाउ। अब जाके हम लोग एक्सचेंज रेट रिजाइम देखेंगे। एक हमारा होता है फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट फोर्स डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट को, कैसे कि, है ना, मार्केट के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पे अगर रुपी वीक होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन बोलेंगे। अगर रुपी मान लीजिए वीक होती है, पहले 60 रुपए थी अब 80 रुपए हो गया, मतलब रुपी वीक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रिशिएशन बोलेंगे। वहीं पे अगर आपकी रुपी स्ट्रांग हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रिशिएशन बोलेंगे। एप्रिशिएशन मतलब स्ट्रांग होना, मतलब 60 रुपए था $1 का, अब हो गया 40 रुपए, तो मतलब हमारी रुपी स्ट्रांग हो गई। फिक्स और पैक क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक क्या करेगी कंट्री की, वो खुद से डिसाइड करेगी एक्सचेंज रेट की, भैया $1 मतलब 40 रुपए, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी। अब अगर करेंसी यहाँ पे वीक होती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा अगर वीक कर दी जाती है, नेट सेंट्रल बैंक नोटिफिकेशन निकाला कि अब करेंसी वीक हो गई है भैया, ऐसा है कि अब $1 जो है 80 रुपए 90 रुपए का मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन कहेंगे। जब ये क्या हो रही है फिक्स में, जब मतलब सेंट्रल बैंक कर रही है, डिवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद अगर करेंसी स्ट्रेंथ हो रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के नोटिफिकेशन के द्वारा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन कहेंगे। $1 जो है अब 20 रुपए का मिलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, भैया रीवैल्यूएशन हो गया, है ना। चलो, और हमको पता है कि क्या जो है, जब रुपी स्ट्रॉन्गर होगी तो किसके लिए अच्छा है, जब रुपी वीकर होगी तो वो किसके लिए अच्छा है, ठीक है, कमेंट करोगे इसी चीज को, अगर रुपी वीक है तो किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। मैनेज और फ्लोट और डर्टी फ्लोट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि भैया आपकी इन दोनों की मध्य मार्ग चल रही है, फ्लोटिंग और फिक्स्ड वाले की मध्य मार्ग चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, मिडिल मार्ग चलती है दोनों एक्सट्रीमिटीज की, ये इधर है ये इधर है, इसके बीच में चलेगी। ऑर्डिनरी डेज में क्या होगा, आरबीआई कहेगी जाओ तुम मार्केट डिसाइड करो, जितना बढ़ना है बढ़ना, ठीक है, डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट। लेकिन जब देखिए टू मच वोलेटिलिटी आ गया, तो आरबीआई कहेगी ठीक है रुको भैया, अब मेरे को इंटरवीन करना पड़ेगा। आरबीआई क्या करेगी, जब बाई करेगी डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, आपकी रुपी का जब सेल करेगी डॉलर को अप्रिसिएशन होगा, ताकि हम क्या करेंगे, कंट्रोल करके रख सके हमारी वोटेलिटी को। अब चैलेंजेस क्या होगा, करेंसी स्पेकुलेशन होगा और इंटरेस्ट रेट में दिक्कतें आएंगी। फिर करेंसी मैनिपुलेशन होगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, डॉलर बाय कर लेगा, ताकि आर्टिफिशियल स्कैसिटी दिखाए कि भैया मार्केट में डॉलर ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्कार्सिटी होगा डॉलर का फॉरेक्स मार्केट में। जब फॉरेक्स मार्केट में डॉलर एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमारी रुपी वीक हो जाएगी, रुपी जब हमारी वीक हो जाएगी, तो भैया हम क्या करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट होगी। क्यों बूस्ट होगी, अच्छा ये देखो क्यों हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है ना। सपोज कीजिए वो दे रहे हैं $1 ही, अब उन्होंने एक शर्ट लिया, शर्ट का उन्होंने दिया $2। पहले $1 था 40 रुपए का, तो उनको मिला 80 रुपए। अब $1 हो गया 90 रुपए का, अगर 85 रुपीज का, अब उनको कितना मिला, 170 रुपया मिल रहा है। अब देखो भाई साहब 90 रुपए की डिफरेंस आई, तो एक्सपोर्टर खुश होंगे ना, दे विल बी हैप्पी। चलो अब एक्सचेंज रेट रिजाइम हिस्ट्री देखेंगे इसका। अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता,
भैया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे क्या था कि भैया हम लोग क्या करते थे, गोल्ड को जो है रिजर्व गोल्ड, गोल्ड को क्या करते थे हम लोग, रखते थे रिजर्व में। हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता था वो रखता था, प्रॉमिस करता था कि भैया क्या है कि आप जो है करेंसी लेके आओगे, हम क्या करेंगे, 10 रुपए का वो गोल्ड दे देंगे, गोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो वो फिक्स अमाउंट पे। सो लोग क्या करते थे, पेपर करेंसी लेके जाते थे और डिमांड करते थे भैया हमको गोल्ड दे दो। अब इससे क्या हुआ कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे हमारे एक, रॉबिन रॉबर्ट ट्रिफिन, उन्होंने कहा देखो भाई ये जो सिस्टम है एक समय के बाद में कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो है वो आपकी फिनाइट कमोडिटी है, कि मतलब इट टेक थाउजेंड्स ईयर्स टू फॉर्म, है ना, और हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं बनता। तो उसकी प्राइस जो है राइज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लोग क्या करेंगे, पैसा लेके आएंगे, कन्वर्ट करेंगे, उसी को जाके मार्केट में बेच देंगे ताकि उनको ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो बैंक जो भैया इस सिस्टम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, पेपर करेंसी के बदले में गोल्ड ऑनर नहीं कर पाएगा, ठीक है। फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसी को हम लोग क्या बोले, ट्रिफिन डायलेमा बोले, कि बैंक विल नॉट एबल टू कंटिन्यू ऑनरिंग देयर प्रोमिसेस ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी। इसी को हम लोग कहने लगे कि ट्रिफिन डिलेमा। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग को क्या होना चाहिए भैया, एक अल्टरनेटिव लेके आना चाहिए जो एसडीआर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग पेपर गोल्ड कहेंगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो कि हमारी पेपर गोल्ड होगी, जो हम आईएमएफ से लेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया अल्टरनेटिव एसडीआर सिस्टम फॉर आईएमएफ, तो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया। 1995 के बाद में क्या हुआ कि भैया मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो था वो चलता रहा। जो हमारी मिनिमम रिजर्व सिस्टम है कि आपको 200 केजी गोल्ड, इतना इतना केजी गोल्ड रखना, या 400 करोड़ के आसपास इतना रखना, जो भी रखना हो, ठीक है। लेकिन आरबीआई, ठीक है, ये चलता रहा, लेकिन आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू ओनली कीप एक्स मच ऑफ रूपी इन करो, ठीक है। वहां पे गोल्ड इतना रखना होगा, लेकिन आरबीआई को क्या है कि भैया देखो आप जो है इतना पैसे का जो गोल्ड है आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं था कि भैया आप जो है, देयर वाज नो कंपल्सन टू कीप एडिशनल 400 करोड़ वर्थ फॉरेन करेंसी और सिक्योरिटीज, नहीं, आपको जो है दिस मच अमाउंट ऑफ गोल्ड यू नीड टू कीप, बस हो गया। एडिशनल जो है ये चीजें आपको नहीं रखनी की, 400 करोड़ जो ये है वर्थ की आपकी फॉरेन करेंसी सिक्योरिटीज, ठीक है। ये अब आरबीआई क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है एज मच मनी आरबीआई कैन, ठीक है, ठीक है, जितना चाह सकता है, जब तक उसकी जो बैलेंस है, ठीक है, एज इट बैलेंस बाय द एसेट ऑफ इशू डिपार्टमेंट, की आरबीआई जो मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, गोल्ड हो गया, फॉरेन सिक्योरिटीज हो गया, 400 करोड़ है, 400 करोड़ की गोल्ड रखी हुई, तो 400 करोड़ के इक्विवेलेंट तक वो कितना ही पैसा प्रिंट करे, कर दे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है ना मैथ में, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए, ठीक है जी ना। चलो अब हम देखेंगे हमारी आईएमएफ की स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया। अब एसडीआर क्या है, एसडीआर को हम लोग पेपर गोल्ड कहते हैं, एसडीआर को हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं। और एसडीआर जो है, अगर मान लीजिए यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, अपने मेंबर में जो ये सारी जो कंट्री है, आपस में ये लोग इसको एसडीआर को ट्रेड कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेंबर करेंसी। अगर मान लीजिए मैंने एसडीआर यूएसए से ले लिया, तो मैं भैया रुपये में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, और कैन बी यूज टू सेटल देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जैसे पाकिस्तान है, आईएमएफ से एसडीआर ली कि भैया उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव में चल रहा है, तो वो क्या करेगी भैया, वहां पे सेटल कर लेगी अपनी करेंसी में, पाकिस्तान की रूपी में वो कन्वर्ट करके जो भी है। अगर मान लीजिए आपकी ज्यादा आपकी क्या बैलेंस ऑफ क्राइसिस है, तो भैया कंट्री की इंटायर एसडीआर कोटा खत्म हो गई, तो कंट्री क्या कर सकता है कि दूसरे से बोरो कर सकता है, भाई देखो ऐसा है कि जो है ना मुझे दे दो, ठीक है, बोरो द मोर एसडीआर फ्रॉम आईएमएफ हो गया। तो देन मेंबर कंट्री क्या कर सकता है, आपकी आईएमएफ से जो है, अब तो ऑलरेडी जो आपस में खत्म हो गया, लेकिन ये अब ज्यादा और चाहिए, तो ये आईएमएफ से जाएगी, बोलेगी भाई साहब ऐसा करो, मुझे ज्यादा एसडीआर दे दो। जब ज्यादा एसडीआर देगी तो आईएमएफ बोलेगी देखो भैया मैं तो दूंगा, लेकिन आई विल टेक सम इंटरेस्ट, है ना, वो मैं डिसाइड करूंगा कितना मुझे चाहिए, ठीक है। तो इंडिविजुअल नेशन जो है, नेशन जो है, सेंट्रल बैंक का जो इंडिविजुअल नेशन है, जैसे इंडिया है, तो हमारी इंडिया के केस में आरबीआई क्या करेगी, एसडीआर को रखेगी कैसे, किस टाइप पे, रिजर्व ट्रांचेज पोजीशन पे, जिसको हम लोग आरटीपी कहते हैं। 2023 में देखें तो हाई वेटेज जो था यूएसडी का, सबसे ज्यादा किसका वेटेज ऑफ यूएसडी और चाइनीज रेवेन्यू का जो इंक्रीज हो गया 2023 में, ठीक है। आईएमएफ का कोटा का रिफॉर्म जो हुआ भैया 2016 में टोटल क्वांटिटी ऑफ एसडीआर आपका बढ़ा। जब एसडीआर बढ़ता है तो इंडिया का कोटा भी आपका बढ़ गया, तो 2.44% से 2.76% हुआ। तो अब हमारे पास में जो वी आर द 8 लार्जेस्ट कोटा होल्डर, तो हम लोग जो है 8 लार्जेस्ट कोटा होल्डर हो गए। सबसे ज्यादा यूएसए के पास में, फिर जापान के पास में, फिर चाइना के पास में 6%। 2021 में क्या है, आईएमएफ 2021 में आईएमएफ का मेंबर जो है प्रूव करता है एडिंग एक्स्ट्रा एसडीआर, कि भैया ऐसा है कि अगर इफ दे हैव मनी दे कैन एड एक्स्ट्रा एसडीआर तो देयर कोटा। मेंबर की जो वोटिंग पावर होगी वो डिपेंड करेगी आपकी एसडीआर की कोटा पे, किसकी कितनी
SDR है उस हिसाब से चलेगा। अब हम देखेंगे करेंसी कन्वर्टिबिलिटी पे। इंडिया के पास में भैया क्या है, हमने देखा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो हाउएवर आरबीआई क्या करेगी, इंटरवीन करेगी। कब इंटरवीन करेगी, देखिए भाई साहब बहुत ज्यादा वॉलेटिली हो गया, बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, डॉलर जो है हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, रुपी हमारी वीक हो रही है, ज्यादा डॉलर वीक हो रहा है, रुपी हमारी स्ट्रांग हो रही है, तब जाके उस समय में इंटर करेगी ताकि स्टेबलाइज करेंगी। कैसे, आपको पता है, अगर पीपल को छोड़ दिया जाए कि भैया तुम कन्वर्ट करते रहो लोकल करेंसी में, फॉरेन करेंसी में, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में, इससे क्या हो जाएगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या हो जाएगा, इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। सो आरबीआई क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है कि भैया आप जो है इतना कन्वर्ट कर सकते हो या इतना कन्वर्ट कर सकते हो टू द फॉरेन करेंसी अंडर फेरा 1973 में था। उसके बाद हम लोगों ने फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया 1999 में, राइट। नाउ चलो अब आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी देखेंगे। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब आरबीआई का जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का जो सेलिंग है, उसने कितना लगा रखा है, $1.5 मिलियन का लगा रखा पर ईयर, और इक्विवेलेंट करेंसी जितना हो गया इंडियन कंपनी के लिए कि भैया आप जो है $1.5 बिलियन से ज्यादा एक साल में नहीं ले सकते, इतना लगा रखा। अगर मान लीजिए अमेरिकन बैंक चाह रही है कि भैया हम जो आपको $3 बिलियन $5 बिलियन दे रहे हैं, तब भी इंडियन कंपनी उस पैसा को वापस नहीं ला सकता है, ठीक है। अगर वो हवाला वगैरह यूज करता तो भैया वहां पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, डायरेक्टेड है, ईडी है, जो कि उनका कॉलर दबोच लेगा, ठीक। नाउ अब एफपीआई जो है वो कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% ऑफ अवेलेबल गवर्नमेंट, ठीक है, इन मार्केट में, इंडियन मार्केट में, ठीक है। अब एफपीआई क्या कर सकता है, 5% से ज्यादा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एंड मोर देन 20% अवेलेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब कि 5% मैक्सिमम आपका गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और जाके 20% मैक्सिमम किस में आपका कर सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। इज दिस क्लियर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5% आपके रिस्ट्रिक्शन है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और 20% रिस्ट्रिक्शन आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड में। दस इंडियन के रुपी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है हमारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारी फुली ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट में, नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट में फुली ट्रांजेक्शन। अब देखिए कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब रुपी जो है ये फुल्ली कन्वर्टेबल है किसमें भाई साहब, हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में। इंपोर्ट जो है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन किसमें, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, रेमिटेंस में हो गया, इनकम ट्रांसफर, गिफ्ट हो गया, डोनेशन में, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में है। कन्वर्टिबिलिटी अब एसएस तारापुर कमेटी है जो 1997 में इन्होंने ये कहा था, सजेस्ट किया कि देखो भैया हमें क्या करना चाहिए, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देना चाहिए। वो ऐसा नहीं, लेकिन कंडीशन ओनली व्हेन जब हमारे पास में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी बिकम स्ट्रांग इनफ, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी की फंडामेंटल वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कैसे, जैसे कि आपकी आरबीआई मस्ट हैव इनफ फॉरेक्स टू सस्टेन 6 मंथ का इंपोर्ट। हमारे पास में, हमारे आरबीआई के पास में इतना फॉरेक्स होना चाहिए वो 6 महीने तक का जो है इंपोर्ट को सस्टेन कर सके। हमारी जो फिजिकल डिफिसिट जो नहीं चाहिए 3.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जीडीपी का, ठीक है। इन्फ्लेशन जो हमारी 3 से 5% के बीच में होना चाहिए, और बैंक की जो एनपीआई होना चाहिए लेस देन 5% ऑफ टोटल एसेट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर हम लोग कन्वर्टिबिलिटी पे देखिए आरबीआई का रिफॉर्म पे, चलो राइट, कन्वर्टिबिलिटी कन्वर्टिबिलिटी आरबीआई का रिफॉर्म है 2004 में, जो है आरबीआई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स लेके आती है, जिसमें कि जो भी इंडियन है रेजिडेंट है वो जो उनको अलाउ है कि भाई आप जो है अप टू $2.5 लाख जो है आप और इक्विवेलेंट करेंसी जो है इंडिया से आप लेके जा सकते हो। और ये जो है ये करेंसी जो होगी, ठीक है, और ही में यू इट फॉर करंट अकाउंट के लिए, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए एज पर हिज विश, जिसमें अगर वो करंट अकाउंट में चाहते हैं या कैपिटल अकाउंट में यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। आप कॉलेज की फी पे करना है, ठीक है, जिसमें ये करना आप वहां पे कर सकते हो। 2016 में आरबीआई क्या करती है, इसी जो नॉर्म्स थी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को, ठीक है, उसको थोड़ा सॉफ्टन कर दी ताकि जो है आपकी एनपी की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिक्रीज हो सके। अब जाके आपके वीआरआर और जाके एफएआर, ये क्या है भैया, ये डॉलर को अट्रैक्ट करने के लिए जो वॉलंटरी रिटेंशन रूट हो गया और फुली एक्सेसिबल रूट हो गया, ये ज्यादा कुछ नहीं जानना। वीआरआर एसएलआर समझ लो, टेक्निकल रूल है और सिस्टम है जो कि इंकरेज कर रहा है कि फॉरेनर को, ताकि वो इंडियन रूपी इंडियन कंपनी के बॉन्ड को और इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे। तो अब वीआरआर और एफआईआर के एक टेक्निकल रूल और सिस्टम हो गया जो इंकरेज कर रहा है आपके फॉरेनर्स को कि आओ भैया इंडियन कंपनी के बॉन्ड और इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदो। 2019 में जो था, अगर एफपीआई अगर एफपीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदता है वीआरआर रूट से, देन उनको जो है ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा। लेकिन एफपीआई मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, 3 साल तक जो है आपको इसमें करना होगा, और लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट पे लगा रखा है कि भैया आपका लिमिट भी होगा इन्वेस्टमेंट में। एफपीआई अगर मान लीजिए फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर है, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं वीआरआर से, तो उनको जो है ज्यादा फ्रीडम दिया जाएगा।
ज़्यादा फ्रीडम पता है, कभी इसमें थोड़ा फ्रीडम दे दिया गया, ठीक है, आपको ये टैक्स पे रिलैक्सेशन दिया गया, इस पे दिया गया, अगर लेकिन कंडीशन है कि आपको 3 साल तक जो है यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है और लिमिट होगी इन्वेस्टमेंट पे। 2020 में क्या हो गया, एफआईआर जो है, ठीक है, अदर देन एफपीआई जो है नॉन रेजिडेंट कैन बाय आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। एफआईआर आई कि भैया बोले कि देखो भाई आप जो है यहाँ पे जो एफपीआई है, जो नॉन रेजिडेंट है, उनके अलावा भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कर सकता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। एफसीआरए एक्ट, अब जो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ठीक, एफसीआरए एक्ट जो है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या हुआ, अगर मान लीजिए एनजीओ हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, अगर उसको अलाउ कर दे कि भैया फॉरेन का डोनेशन हम एकदम बिना रिस्ट्रिक्शन के ले ले, अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर में, तो क्या हो गया भैया, हम लोग पपेट बन जाएंगे किसका, आईएसआई का, पाकिस्तान का, चाइना का, सीआईए का, तो ये दैट विल नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, है ना। तो सो हमारी होम मिनिस्ट्री जो है बोली कि देखो भैया ऐसा है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फर्निश करना पड़ेगा रिपोर्ट को अंडर एफसीआरए, ताकि हम जो पपेट ना बन जाए किसी के। ना अब मिसलिनियस कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, देखो 2007-8 में होता क्या, सब प्राइम क्राइसिस आता है यूएसए में। अब बोरोवर जो था अपना होम लोन पे नहीं कर पाता था, अमेरिकन बैंक क्या, अमेरिकन बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, उनकी अमेरिकन बैंक और एनएफसी की जो है उनकी एनपीए इंक्रीज हो गई। तो इनको मदद करने के लिए यूएस का जो फेडरल रिजर्व था, उन्होंने क्या किया, नया डॉलर प्रिंट करना स्टार्ट किया, और उसी को क्या करा, वो सारे टॉक्सिक एसेट जो थे, जो एनपीए वगैरह, उनको खरीदना स्टार्ट करा। तो इससे क्या हो गया, डॉलर की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गई। इसी को हम लोग क्या बोलने लगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग। सिंपल सी बात है कि भैया सब प्राइम क्राइसिस आया, जब बोरोवर था अपने होम लोन नहीं पे कर पा रहे थे, अमेरिकन बैंक एनबीएफसी की एनपीए इंक्रीज हो गई। अब इनकी मदद के लिए यूएस फेड ने क्या किया कि भैया प्रिंट ज्यादा डॉलर प्रिंट किया, तो प्रिंट ज्यादा किया तो भैया इनकी टॉक्सिक एसेट खरीदा, तो इससे हमारी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई डॉलर की। तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। अब 2013 में क्या हुआ, अमेरिकन फेड रिजर्व ने क्या करा कि ग्रेजुअली क्या करा, जो एसेट परचेजिंग प्रोग्राम था उसको डिक्रीज करने लगा। अब जब डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है लेस डॉलर प्रिंट करने लगे। जब लेस डॉलर प्रिंट हुआ तो इसी प्रोसेस को वी स्टार्ट सेइंग कि दिस इज द फेड ट्रैपिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद फेड ट्रैपिंग हुआ ना, उसके बाद टेपर टेंट्रम। अब जब फेड ट्रैपिंग हुआ, इससे क्या होता है कि हमारी शॉर्टेज हो गई यूएस में डॉलर की। और जब शॉर्टेज हो गई यूएस डॉलर क्या डॉलर की यूएस की मार्केट में, तो लोन जो हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। जब लोन हमारी एक्सपेंसिव होती तो अमेरिकन इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी शेयर और जाके बॉन्ड जो अदर कंट्री में बेचना शुरू कर देते हैं। जब बेचना शुरू करते हैं और वो सारे पैसा को लेके क्या करते हैं, वो अपनी डॉलर वापस चले जाते हैं यूएसए में, और वहां पे जब वापस चले जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को टेपर टेंट्रम बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ईजिंग है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज कर देंगे, तो फेड ट्रैपिंग होगा। फेड ट्रैपिंग होगा तो जब फेड ट्रैपिंग होगा तो भैया इससे क्या होगा, लोग जो है क्या डॉलर की शॉर्टेज होगी यूएसए में। जब डॉलर की शॉर्टेज होगी, जो इन्वेस्टर हो गए अदर कंट्री में यूएसए में, तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉन्ड सिक्योरिटीज को बेच के डॉलर लेके वापस जाने लग जाएंगे। इस फिनोमेना को हम लोग टेपर टेंट्रम बोलते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, विच इज नॉट गुड फॉर अदर कंट्री, ठीक है। नाउ हेलीकॉप्टर मनी सिंपल से वही कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट जो है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था 1969 में। अब मान लीजिए कि रिसेशन चल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सप्लाई जो है मनी सप्लाई को, लार्ज अमाउंट में मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। मान लो एकदम नियरली 0% दे दी कि भैया 1% इंटरेस्ट रेट आपसे ले रही है बैंक लोन देने पे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। एज इफ द मनी वाज बीइंग सोल्ड ऑन देम फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, की ऐसा है कि मानो कि हेलीकॉप्टर से हम लोग पैसा उड़ा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। जब डिमांड इंक्रीज होगी, हाँ, तो हमारी फैक्ट्री इंक्रीज होगी, जॉब इंक्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्शन है, कॉन्सेप्ट है कि भैया देख, वो ट्राई करते हैं कि दो कंट्री है, यूएसए है और जाके, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडिया, उनकी मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं थ्रू देयर परचेजिंग पावर पैरिटी हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कप कॉफी इंडिया में उसकी दाम 20 रुपए और यूएसए में $2 की, मतलब ये हो गया कि भैया $1 क्या हो गया, 20 ओईसीडी कहता है $1 इक्वल टू 17 रुपया हो गया। अब परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा यूएसए की, फिर चाइना, थर्ड इंडिया आता है, याद रख, चौथा जापान, पांचवा जर्मनी आता है। परचेजिंग पावर पैरिटी समझ में आ गया, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। क्या है कि मतलब ये क्या कर रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो है करेंसी से क्या कर रहा है भैया, आपको कंपेयर कर रहा है, क्लियर है ना। ट्विन डेफिसिट क्या होगा, ये जो टर्म यूज होता है बोथ करंट अकाउंट, और जब आपकी करंट अकाउंट क्या बोलते हैं, बोथ करंट अकाउंट और जाके आपका ये यूज होता है टर्म जब आपकी करंट अकाउंट डिफिसिट होती है और फिजिकल डिफिसिट होती है, हाई होती है।
अब जब आपकी करंट अकाउंट की फिजिकल डिफिसिट करंट अकाउंट की डिफिसिट हाई है, फिजिकल डिफिसिट हाई है, तो हम लोग ट्विन डिफिसिट यूज करते हैं। अच्छा हाँ बताओ, ट्विन बैलेंस सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाया था बैंकिंग में, ये मेरे को कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी जो चीजें अब नाउ वी विल स्टार्ट विद पॉलिटी। और अब यही जो मिसलिनियस टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह तो वो मैं करवा दूंगा, लेकिन जो मेजर स्टार्ट करनी है पॉलिटी से स्टार्ट करनी है। आई होप यहाँ तक आपको इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा। इसके साथ में पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू मैं करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर बस इतना आप सॉर्टेड हो इकोनॉमिक्स की मेरे एंड से। आपको बस रिवाइज करना, यू नीड टू वॉच दिस मल्टीपल टाइम्स सो दैट कि आप 50,000 वाले में से रहो, है ना, और वहां पे जो है रैंक लेके आओ। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।